कल हम लोगों ने बात की पिछले लेक्चर में ह्यूमन एवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन के डिटेल्स, ये पूरे स्टेप्स जो एनसीईआरटी सिलेबस में है उनके अकॉर्डिंग किस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, तो मेजर स्टेप्स क्या थे ह्यूमन एवोल्यूशन में। तो उनमें जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ जो हम लोग बात करते हैं कि जब शुरू के जो प्राइमेट्स रहे हैं, जो बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स थे, जहाँ से ह्यूमन एवोल्यूशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, 30 से 40 करोड़ साल पहले ये प्रोसेस शुरू हुई थी। और वो जो एनिमल्स थे उससे सुंदर टाइप के थे, उनसे फिर लिमराइड टार्सोइड टाइप के, मंकी टाइप के कुछ एनिमल्स फॉर्म हुए। उसके बाद फिर जो एनिमल आए उनमें से जो प्रिमिटिव मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म जिसको हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन के ट्रेंड में मानते हैं वो है ड्रैपिथिकस। ड्रैपिथिकस का जो पीरियड है ये लगभग 25 करोड़ साल पुराना है। 25 करोड़ साल पहले ये ड्रैपिथिकस हो जाता। इसको प्री मैन भी कहा गया था। दिस वाज द अर्ली स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मैन। यहीं से पॉसिबली मानते हम लोग ये हैं कि शायद मैन का विकास यहीं से शुरू हुआ, डेवलपमेंट ऑफ मैन यहीं से शुरू हुआ। और इसका छोटा सा ब्रेन होता था, छोटे से बच्चे जैसा ये होता था, और 300 से लेकर 400 सीसी का इसका ब्रेन होता था। वॉन्डिंग हैबिट थी, यानी भटकता हुआ घूमता था, कुछ अगले हाथ टिका के चलता था ज़मीन में, ये और पैर दोनों, यानी हाथ और पैर दोनों के सपोर्ट से ही जमीन पे चल पाता था। जैसे कि आप देखें छोटा बच्चा चलना सीखता है तो जिस तरह से चलता है उस तरीके से ये चलता था। और ये एनिमल जो था, ये जो जिससे हम कहेंगे प्री मैन जो था, ये ह्यूमन एवोल्यूशन का शायद सबसे पहला स्टेप मानते हैं इसको। इसी के टाइम के इससे कुछ समय बाद के कुछ फॉसिल्स और मिले जिन्हें हम लोग रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केनियापिथेकस वगैरह की कैटेगरी में क्लासिफाई किया। उनमें से रामापिथेकस जो था इसको हम लोगों ने कहा सब मैन। ये रामापिथेकस जो है इसकी एज जो मानी जाती है वो 1.5 करोड़ से लेकर के और 1 करोड़ 20 लाख साल के बीच की मानी जाती है। यानी 1 करोड़ 20 लाख साल पहले ये डिसअपियर हो गया था, उसके पहले रहा होगा एवोल्यूशन की प्रोसेस में। 25 करोड़ साल पहले जब एवोल्यूशन शुरू हुआ था, उसके बाद होता क्या है, जब एवोल्यूशन की प्रोसेस होती है धीमे धीमे चेंजेस होते जाते हैं। और उन चेंजेस के दौरान जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हो रही हैं उनमें चेंजेस होते जाते हैं, एडेप्टेशंस होते जाते हैं, मॉडिफिकेशंस होते जाते हैं, और ये प्रोसेस काफ़ी धीमी स्पीड से होती हैं। तो इसमें जो हम लोग एस्टिमेटेड टाइम निकालते हैं वो सिंपली एस्टिमेटेड टाइम है, यानी एग्जैक्ट टाइम हम बिल्कुल नहीं बता सकते, डेट लाइन नहीं बता सकते कि ये इसी डेट पे हुआ था या इसी टाइम पर हुआ था। फिर एक अप्रॉक्सीमेट मानते हैं, जैसे कि 50 लाख साल का लगभग डिफरेंस भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है, एरर भी हो सकती है। 50,000 से लेके 50 लाख साल तक का जितनी पहले की बात करेंगे उतनी ज़्यादा एरर होगी, जितनी बाद की बात करेंगे उतनी एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। मगर मानते हम लोग ये हैं कि जो रामापिथेकस था इसका जो लाइफ फेज था, जो टाइम था, वो शायद 1.5 करोड़ से लेके 1.2 करोड़ के पहले हुआ। और ये जो एनिमल था, ये जो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग था, ये इसकी क्रैनियल कैपेसिटी लगभग 400 से 500 सीसी हुआ करती थी, और ये इरेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। जैसे जब छोटा बच्चा जब पहले 4 पैरों हाथ पैर दोनों की मदद से चलता है, फिर धीमे धीमे खड़ा होने की कोशिश करता है, तो उस तरह से जब खड़ा होता है तो थोड़ा झुक के खड़ा होता है। तो ये जो था ऑलमोस्ट इरेक्ट था, टोटली इरेक्ट नहीं था, लगभग इरेक्ट था, इरेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। और इनका जो फूड हुआ करता था ये होता था फल हैं, सीड्स हैं, जो नट्स हैं वो खाते थे ये लोग। और ये पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों पर घोंसले बना के रहते थे और वहीं पर पेड़ों पर घर बनाते थे बाकी जानवरों के तरीके से। और इनकी हैबिट जो थी भटकने वाली थी, वॉन्डरिंग हैबिट थी। अब वॉन्डरिंग हैबिट में चूंकि जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय ह्यूमन एवोल्यूशन ना तो हुआ था, ना ही उसका ब्रेन का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो ये जब वॉन्डरिंग करते थे, भटकते थे, तो भटकते समय ये कहीं से चलते थे कहीं पहुँच जाते थे। और यही वजह थी कि धीमे धीमे करके इनका फैलाव पूरी दुनिया में हुआ। मानते हैं ये हम लोग की शिवालिक हिल्स जो शिमला के आसपास का इलाका है, हिमालय के पास, वहाँ से ये एवोल्यूशन की प्रोसेस शुरू हुई थी। और फिर बिखर के ये वहाँ से माइग्रेट करके, वहाँ से चल करके ये उधर मंगोलिया तक गए, इंडो चाइना बर्मा के साइड में भी माइग्रेट करके गए, चलते हुए भटकते हुए इधर दक्षिण भारत के अंत तक गए। फिर उस दूसरे छोर पर अगर हम देखें तो ये अफ्रीका में बिखरे और उधर जमीन पे जहाँ तक चल सकते थे, जहाँ जहाँ इनको सीधी जमीन मिलती गई, चलते ही चले गए। तो वहाँ से यूरोप तक पहुँचे और पीछे हिमालय की बेल्ट को पार करके, हिमालय को पार करके पीछे की तरफ यानी कि चीन की तरफ भी गए। तो ये सब बिखराव इनका होता गया। और ये जब बिखराव की प्रोसेस यानी डेवलपमेंट भी चल रहा था, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वाज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग वाज आल्सो गोइंग ऑन।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आई दैट इज द ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ये इससे थोड़ा सा इवॉल्व हुआ था, बहुत ज़्यादा इवॉल्व तो नहीं हुआ था, पर ये एक खास बात इसमें हो गई थी कि ये सीधा खड़ा हो गया था। ये ऑलमोस्ट इरेक्ट था, लगभग खड़े होने की कोशिश कर रहा था, पर ये सीधा हो गया था और सीधे लगभग खड़े होकर चलता था। फ्रूट, इनका जो फूड था वो वही था जो पहले वाले खाते थे, यानी हर्बीवोर्स हैबिट के थे, नट्स सीड्स फ्रूट्स वगैरह खाते थे। और ये पेड़ों पे भी रहते थे, ये मैदानों में घूमते भी थे, और साथ ही साथ जो थे ये भटकने वाली है, जो वांडरिंग टेंडेंसी होती है, भटकने वाली, घूमने वाली, वो टेंडेंसी इनमें थी। जंगलों में, पहाड़ों में, मैदानों में, खुले मैदानों में, खासतौर से सवाना जो फील्ड्स होती थी, घास के मैदान होते थे, उनमें घूमते थे। और इन लोगों ने शुरू में प्रिमिटिव टूल्स का फॉर्मेशन भी कर दिया। प्रिमिटिव टूल्स में हम लोग ये मानते हैं कि शायद पहले जो जब डेवलपमेंट हो रहा था मैन का, उस समय उसके हाथ में कभी कोई पत्थर आया होगा, उस पत्थर से कभी किसी ने मार दिया, फेंक दिया, तो उसको चोट लगी, तो उससे इनको ये लगा कि ये शायद डिफेंस के लिए यूज हो सकता है। कभी पत्थर किसी चीज़ पर रगड़ दिया होगा, रगड़ने से वो चीज़ छिल गई होगी, तो इनको एक लगा कि इसको किसी चीज़ को साफ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पत्थर की डिफरेंट शेप काट के, ये नाइफ की तरीके से, ये एक्स की तरीके से, ये लकड़ी काटने के लिए, ये छीलने के लिए पत्थरों का यूज शुरू कर दिया। प्रिमिटिव स्टोन जो थे, उनका स्टोन का प्रिमिटिव टूल की तरीके से यूज शुरू किया था। जो स्टोन थे इनके बड़े अनफिनिश्ड होते थे, जो पत्थर से औजार बनाते थे वो प्रॉपर्ली फिनिश नहीं होते थे, बस टूटा हुआ पत्थर उठा लिया या पत्थर को तोड़ करके उसको शेप दे करके उस तरीके से बना लेते थे। इसके बाद की स्टेजेस जो आई, इस मैन को ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था इसको लूसी मैन भी कहा गया था। और ये इसके बाद जो स्टेज आई ये कहलाया होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो था इसको हम लोग मानते हैं ये लगभग 20 से 15 लाख साल। देखिए हम उल्टी बात कर रहे हैं, 20 से 15, यानी कि चूंकि हम पिछले टाइम की बात कर रहे हैं तो हम पीछे से टाइम को आगे लेके आ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं 20 से 15। हम 15 से 20 नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 20 से 15, यानी पहले 20 लाख साल पहले से आगे बढ़ते हुए 15 लाख साल पहले तक ये डेवलपमेंट की प्रोसेस में हुई, ये मिले। और 15 लाख साल के बाद के इनके फॉसिल्स नहीं मिलते हमको, और इनको हम लोगों ने हैंडीमैन भी कहा। ये पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा इवॉल्व हुए थे, और इनका ब्रेन भी थोड़ा सा बड़ा हुआ था, और ब्रेन बड़े होने से इनका जो थोड़ा सा इंटेलिजेंस बढ़ी थी, IQ बढ़ी थी। और उसके साथ साथ इनकी फीडिंग हैबिट जो थी ये ऑमनिवोर्स थी, यानी सभी कुछ खा लेते थे ये लोग। क्योंकि जब स्टोन का यूज शुरू कर दिया था इन लोगों ने तो शिकार करना भी सीख गए थे, हंटिंग हैबिट भी डेवलप की थी। उस हंटिंग हैबिट की वजह से क्या हुआ, जब शिकार किया तो उस शिकार को भी खाते रहे होंगे। अभी प्रॉपर कुकिंग शुरू नहीं की थी इन लोगों ने, मगर उसके अलावा इन्होंने किया ये था कि ये जो बोन और स्टोन को यूज करते थे उससे फ्लैश को यूज करके, यानी मांस को ले करके उसको शायद रॉ फॉर्म में या सेमी कुक फॉर्म में खाते रहे होंगे। तो ये जो प्रिमिटिव मैन थे ये घास के मैदानों में भी घूमते थे, ये गुफाओं में रहने की कोशिश भी करते थे। गुफाओं, जहाँ इनको गुफाएं मिलती थी वहाँ शेल्टर। अब इनको ये बात समझ में आ गई कितने दिनों के बाद कि बॉडी को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है। जब बहुत तेज धूप होती थी, या बहुत ज़्यादा जाड़ा होता था, या जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती थी, उस समय इनको शेल्टर चाहिए होता था, कवर जगह चाहिए होती थी। शायद कभी पहले पेड़ों के नीचे बैठे होंगे, फिर इनको कभी कोई गुफा दिख गई होगी किसी पहाड़ की, उसमें रहना शुरू कर दिया। वो बाद में इनको लगा गुफा ज़्यादा सेफ है, तो लोगों ने गुफा में रहने की आदत बनाने की कोशिश की। तो कभी गुफा पे, कभी पेड़ में, कभी मैदानों में, इस तरह से लोग रहते थे। और ये जो एनिमल्स थे इनमें डेवलपमेंट की प्रोसेस लगातार चल रही थी। इसके बाद का जो मैन आता है ये मॉडर्न मैन की डायरेक्शन में अब आ गए थे हम लोग, यानी अभी तक जो चल रहे थे वो हम लोग प्रिमिटिव मैन थे और सीधे जरूर खड़े हो गए थे, मगर अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यहाँ पहली बार तन के आदमी खड़ा हुआ, स्ट्रेट खड़ा हुआ, उसको होमो इरेक्टस कहा हम लोग। होमो इरेक्टस की कई फॉर्म्स मिलती है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उनमें दो नाम बड़े मशहूर हैं, जावा मैन और पिकिंग मैन। ये होमो इरेक्टस जो है इनकी क्राइंग कैपेसिटी पहले की कंपेरिजन में बढ़ गई थी। ब्रेन का जो ब्रेन बॉक्स का साइज था बढ़ा था, ब्रेन बढ़ा था, और ब्रेन जो है वो 800 से 1000 सीसी के बीच में हो गया था। ये ऑमनिवोर्स थे, ये केव में रहते थे, ये यूज ऑफ बोन और स्टोन का यूज कर रहे थे एज ए टूल्स। साथ ही साथ ये फायर का भी यूज करना शुरू कर दिया था इन्होंने, और पार्शियली कुकिंग शुरू कर दी थी। पार्शियल कुकिंग से ये एडवांटेज था कि कभी मतलब इनको बहुत ज़्यादा ये नहीं एडवांटेज मालूम था कि कुकिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, तो कभी कुकिंग की, कभी नहीं की, कभी रॉ खाया, कभी आग जला के तापा, कभी आग जला के कोई जानवर गिर डाल दिया उसमें, भून के खा लिया, एक्सीडेंटली कोई जानवर गिर गया और उसको इन लोगों ने खा लिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके फायर के एडवांटेज इनको समझ में आ रहे थे। ये केव में रहना बाकायदा इनको अच्छा लगा कि केव बहुत सेफ जगह है, तो केव में रहना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब पेड़ों से जो पहले पेड़ पे घोंसले बना के रहते थे उनमें कुछ इनके साथी रहते होंगे, बाकी ये मेजॉरिटी कोशिश इनकी होती थी अब केव में रहें, सेफ जगहों पे रहें।
और साथ ही साथ इन लोगों ने टूल्स के प्रॉपर यूज शुरू किया, फायर का यूज शुरू किया। और ये इनमें एक बड़ी जो खास बात थी, इनमें कैनाबलिज्म था। होता ये था कि शायद जो इनके साथ के लोग मर जाते थे, उन मरे हुए लोगों के क्रिमिनेशन का अभी तक यहाँ तक क्रिमिनेशन नहीं था, यानी कि जो मर गया है उसको उसका दाह संस्कार कैसे करना है, हाउ टू क्रिमिनेट दैट बॉडी, दैट वाज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड। अभी तक वाइल्ड बिहेवियर था, जंगली बिहेवियर था। अब यहाँ तक आते आते ऑमनिवोर जरूर थे, खुद अपने साथियों को नहीं खाते थे, मगर वो बॉडी इसका क्या होता था उसके लिए बहुत कंसर्न भी नहीं थी इनकी। जो मर गया उसको छोड़ दिया, जंगल में कोई जानवर मर जाता है, चाहे वो शेर मरे, चाहे भेड़िया मरे, चाहे लकाबग्गा मरे, चाहे लोमड़ी मरे, तो वो जानवर पड़े रहते हैं। उनको ये तो नहीं होता कि उनके फैमिली के मेंबर्स जाकर के बाकी लोमड़ी बाकी शेर मिलकर उनको जो है प्रॉपर्ली क्रिमिनेट करें, वही शायद प्रिमिटिव मैन में रहा होगा। यहाँ तक आते आते ऑमनिवोर जरूर थे। यहाँ एक गड़बड़ी ये थी कि ये लोग अपनी जो फैमिली मेंबर्स या जो इनके ग्रुप के मेंबर्स या कभी इनके ग्रुप में कोई दूसरा आदमी आ गया तो उसको ये खा लेते थे, यानी कैनाबिलिज्म था। कैनाबिलिज्म बहुत कम जानवरों में होता है, पर काफ़ी जानवरों में कैनाबिलिज्म होता है। कैनाबिलिज्म मीन्स ईटिंग द ओन स्पीशीज। जब हम अपनी स्पीशीज को खाते हैं तो उसको हम कहते हैं कैनाबिलिज्म। तो कैनाबिलिज्म इनमें था, और ये लोग अपनी स्पीशीज यानी अपने ही साथियों को, चाहे वो मरे हुए साथी हो, चाहे वो इन्वेडर्स हो, इनके ग्रुप में आ गए, लड़ाई झगड़े में मर गए, या इनसे लड़ाई की और या उसको भगाना चाहा, डिफेंस में इन्होंने अटैक किया उसके ऊपर, पर एक कैनाबिलिज्म इनमें हुआ करता था। इसके बाद की जो स्टेज आई, यहाँ पर एक चीज और, जब ब्रेन का डेवलपमेंट जब होता है तो ब्रेन का जो प्रिमिटिव ब्रेन होता है तो उसमें सेरिब्रम हमारा मेनली जो डेवलप हुआ है, सेरिब्रम डेवलप हुआ है, यानी कि जो ऊपर का ब्रेन का ऊपर का पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, वो ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो शुरू का ब्रेन आर्किपेलियम कहलाता था। आर्किपेलियम वाले ब्रेन में बेसिक रिक्वायरमेंट तो बॉडी की होती थी, मगर एडवांस जो प्रोसेसेस होती थी वो नहीं होती। एडवांस का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ एक्सेसिव कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, एक्सेसिव कैपेसिटी ऑफ स्किल वर्क, एक्सेसिव कैपेसिटी ऑफ स्पीच एंड अदर डूइंग अदर वर्क्स। ये कैपेसिटी जो होती है ये सेरिब्रम में की मेमोरी से रिकवर होती है, या वहाँ से स्टोरेज से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो धीमे धीमे करके क्या हो रहा था, आर्किपेलियम के साथ साथ नियोपेलियम यानी ब्रेन का एक एक्सेसिव सेरिब्रम का जो हिस्सा ग्रो कर रहा था, नियोपेलियम जो ग्रो कर रहा था, उसकी वजह से ब्रेन का लगातार साइज बढ़ता जा रहा था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का साइज बढ़ता जा रहा था, ब्रेन हमारा बड़ा होता जा रहा था। इसके बाद की जो होमो इरेक्टस के बाद की जो स्टेज आई, दैट इज कॉल्ड एज होमो सेपियन निएंडरथैलिस। इसको हम लोग निएंडरथल मैन भी कहते हैं। इसके लिए मानते ये हैं कि लगभग 1.5 लाख साल पहले से लेके 50,000 साल की ड्यूरेशन के बीच में कभी हुआ होगा। 50,000 साल के बाद इसके फॉसिल्स नहीं मिलते, यानी उसके बाद जो है जब हम टूवर्ड आए BC की तरफ आए तो उस समय इनके फॉसिल्स नहीं मिलते। माना जाता है कि आज के प्रेजेंट के इससे लगभग 50,000 साल पहले शायद ये दुनिया में पाए जाते थे। ये सीधे खड़े होते थे, ये एक्टिव थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो 1300 से लेकर 1700 सीसी होती थी। एवरेज सीसी हम लोग 1400 सीसी मानते हैं। इनकी एवरेज एज होती थी, ब्रेन की साइज होता था, बिल्कुल इरेक्ट पॉस्चर था। ये रिलेटिवली इंटेलिजेंट थे और इनमें मॉडर्न मैन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी थी। ये ऑमनिवोर बिहेवियर के हुआ करते थे, और साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया था, ये फाइन टूल्स, अब टूल्स को स्पेशलाइज कर लिया था इन लोगों ने। टूल को बाकायदा शेप दे करके उनको बो के फॉर्म में, एरो के फॉर्म में, स्पर के फॉर्म में, जो है एक्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। यानी कुल्हाड़ी बना ली थी, टेर बना लिए थे, भाले जैसी चीज़ें बना ली थी, उससे ये लोग हंटिंग कर लेते थे। इनको हंटिंग में आसानी हो जाती थी फाइन टूल से। तो इनके यूज जो थे वो फाइन हो गए थे, सोफिस्टिकेटेड हो गए, थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो गए थे। साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया था, अभी तक बॉडी कवर का इंतजाम इन लोगों ने नहीं किया था। अभी तक ये रैंडम वाइल्ड फॉर्म में घूम रहे थे। अब इनको ये समझ में आया, हुआ शायद ये होगा कि जाड़ा लगा होगा, जानवर खा के इन्होंने फेंके होंगे, तो वहाँ पे खालें पड़ी रही होंगी। बहुत जाड़े में इन्होंने कोई खाल खींच के पैर खींचे चली गई, खाल खींचे पैर चला गया, इनको आराम मिला, धीरे करके खाल उन्होंने शायद ओढ़ ली होगी तो कंफर्टेबल महसूस हुआ। बाद में इन्होंने क्या किया, उस खाल को परमानेंटली ओढ़ना शुरू कर दिया, ढकना शुरू कर दिया बॉडी को। तो बॉडी का एज ए जो बॉडी कवरिंग के लिए लोगों ने स्किन का यूज शुरू किया, जो एनिमल्स स्किन होती थी उनका यूज शुरू कर दिया। तो ये एक इन्होंने फीचर डेवलप किया कि बॉडी को बाकायदा ढकना शुरू किया। इसके पहले बॉडी ढकी नहीं जाती थी, दे वर द टोटली वाइल्ड मैन। यहाँ पहली बार बॉडी कवर करने की कोशिश हुई इसके लिए। इसके अलावा साथ ही साथ क्या हुआ कि इन लोगों ने बाकायदा कुकिंग शुरू की फूड की, यानी अब खाना ये पका के खाना और कच्चा खाना उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या चीज़ पकानी क्या चीज़ नहीं पकानी, वो सीख गए थे। तो फायर का यूज एडवांसमेंट होता चला गया उसमें। इसके अलावा इनमें एक और चीज़ हुई, अब इन लोगों ने ये किया, अभी तक क्या था
यहाँ तो इनके जो पहले वाले थे वो तो अपने रिश्तेदारों को, जो इनके साथ के लोग मर जाते उनको खा ही लेते थे। अब इनको पहली बार ये समझ में आया कि नहीं, हमारे जो इनकी एक फीलिंग ऑफ फैमिली जनरेट हुई, अब एक परिवार की एक परिकल्पना विकसित हुई, जिससे कि इनको अपने साथियों से लगाव हुआ, और उस लगाव की वजह से ग्रुप बना के फैमिली के फॉर्म में रहने लगे। और उस ग्रुप में रहने में क्या हुआ कि जो इनके साथ के लोग मर जाते थे, अब उनका क्रिमिनेशन करने लगे। इसके पहले क्रिमिनेशन नहीं होता था, और प्रॉपर ऑनर के साथ क्रिमिनेशन करते थे, यानी कि फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, कुछ उनके जो औजार हैं वो सब लगा रख करके, जैसे कि आपने सुन पढ़ा होगा जो इजिप्ट के ममीज हैं उनके साथ में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। सेम पैटर्न यहाँ था, यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के साथ में बाकायदा बॉडी में वो क्रिमिनेशन करते थे। क्रिमिनेशन की वजह क्या थी कि जो लोग बॉडी को अब ये खाना नहीं चाहते थे और लावारिश छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इनको लगा उसको प्रॉपरली कोई लास्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो जिन एरियाज में खाली सैंड थी या खाली आइस थी, लाख हम बात करें यूरोप की बात कर रहे हैं या हम बात करें रेगिस्तानों के इलाकों की, तो वहाँ पर बरियल की टेंडेंसी जनरेट हुई। यानी जब आप मैदान में बैठे हुए कोई मर गया तो आप क्या करेंगे, या तो आप उसको खाइए या उसको लावारिश छोड़ दीजिए। अगर ये दो काम नहीं करते तो फिर बॉडी को कैसे आप उसका क्रिमिनेशन करेंगे। तो क्या हुआ, रेत खोदी और रेत खोद के उसके नीचे दफन कर दिया, या बर्फ खोदी और बर्फ खोद के उसके नीचे दफन कर दिया। तो दफनाने की जो कल्चर डेवलप हुआ वो डेवलप हुआ आइसफुल एरिया में या सैंडफुल एरिया में। पर जो इंडिया का एरिया था जिसे ओरिएंटल रीजन कहते हैं, जो कि इंडियन रीजन था, इस इंडियन रीजन में प्लांटेशन बहुत डेंस था। उस प्लांटेशन की वजह से यहाँ पर आग जला के आग का ट्रीटमेंट करना आसान लगा। तो कभी हुआ ये होगा एक्सीडेंटली कोई चीज़ आग में गिरी होगी या कोई आदमी आग में गिर गया होगा, जल के पूरा खत्म हो गया होगा, तो इनको लगा कि बॉडी को क्रिमिनेट करने का बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर जो फ्यूनरल जो होने लगा वो फायर से होने लगा। वहाँ जो फ्यूनरल होता था, क्रिमिनेशन होता था, वो बरियल होता था। तो ये बरियल की टेंडेंसी या जो फायर क्रिमिनेशन की टेंडेंसी जनरेट हुई, और ये एवोल्यूशन का पार्ट बना कि अब बॉडी को लावारिश नहीं छोड़ेंगे, इट विल बी प्रॉपरली ट्रीटेड फॉर द लास्ट रिचुअल्स, और उसके बाद हम उसको जो है वो या तो बरी करेंगे या फिर उसको बर्न करेंगे, पर दोनों कंडीशंस में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा इन लोगों ने जो है एक काम और शुरू किया, बोलने की कोशिश शुरू की। और बोलने की कोशिश में क्या हुआ कि हम लोग लास्ट टाइम बात ये कर चुके हैं कि जो लैंग्वेज है मॉडर्न मैन की, ये हम लोग कहते हैं इट इज़ आर्टिकुलर सिलेबिक लैंग्वेज। हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को मिला के बोलते हैं। यहाँ तक आते आते लैंग्वेज जो थी, शुरू के एनिमल जो थे या शुरू के जो ह्यूमन बींग्स थे, ये जब बोलते थे तो दैट वॉज ओनली ए नॉन सिलेबिक नॉन आर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी चीख के फॉर्म में होती होगी वो आवाज़, और वो उस चीख अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग किस्म की होती होगी। कहीं पानी है तो उसके लिए अलग तरह सीखते रहे होंगे, कहीं खाना दिखाई दिया तो अलग तरह सीखते होंगे, कहीं शेर दिखता होगा तो उसके लिए अलग तरह सीखते होंगे। और बाकी ग्रुप के लोग जो थे वो समझ जाते थे कि शेर दिखा या पानी दिखा या खाना दिखा। मगर यहाँ आते आते यानी कि नेंडरथल मैन के टाइम तक आते आते इन लोगों ने नॉन सिलेबिक नॉन आर्टिकुलर लैंग्वेज डेवलप कर दी। ये बोलते थे, सिग्नल कई तरह के सिग्नल्स को मिला के बोलना शुरू किया है लोगों ने। तो आर्टिकुलर, वो प्रॉपर आर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं थी, उसमें प्रॉपर वर्ड अरेंजमेंट भी नहीं था, बट देयर वाज द अरेंजमेंट ऑफ द लैंग्वेज। वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहे थे, और कम्युनिकेशन स्किल के हम लोग कल बात कर चुके हैं। जिस समय कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है तो हमारे ब्रेन में दो चीज़ें डेवलप होती हैं, एक कहलाता है लर्निंग सेंटर, एक कहलाता है स्पीच सेंटर। तो लर्निंग सेंटर और स्पीच सेंटर दोनों डेवलप होते हैं। लर्निंग सेंटर से हम लर्न करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, और सीखने के बाद हम उनको रिपीट जब करते हैं तो वो जो स्पीच होती है वो जनरेट होती है। तो लर्निंग के बाद लैंग्वेज जनरेट होती है, स्पीच जनरेट होती है। तो उसमें जो हम लोग आज बोल रहे हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेशन होता है, पर ये लोग आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर लैंग्वेज बोले, यानी कई तरह के सिग्नल आपस मिला के कम्युनिकेट करने की कोशिश करते होंगे, कई तरह की चीखें, कई तरह के शोर, कई तरह की आवाज़ें आपस में मिलाते होंगे, और उससे जो है ये कम्युनिकेट करते होंगे। जस्ट इमेजिन, जैसे आप कभी बंदर के बारे में आपने देखा, बंदर जब जू वगैरह गए हों तो बंदर एक तरह से शोर मचाते हैं और वो सिग्नल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आप कभी देखें मोहल्ले में जब कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो वो कुत्ते जब भौंकते हैं तो एक कुत्ते की आवाज़ सुन के बाकी कुत्ते क्योंकि भौंकना शुरू कर देते हैं, पर वो सिग्नल जो होता है वो एक कुत्ता जब भौंकता है तो बाकी ग्रुप के कुत्ते समझ जाते हैं कि एक्चुअली किस तरह की प्रॉब्लम है, वो एनिमी है या फ्रेंड है, वो वार्निंग सिग्नल है या फूड सिग्नल है। तो वो सब उसी तरह के साउंड जनरेट करते आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। शायद प्रिमिटिव मैन जो था उसकी भी लैंग्वेज जो थी वो नॉन आर्टिकुलर नॉन सिलेबिक थी, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। लर्निंग डेवलप हो रही थी पर लर्निंग अभी बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी।
इसके बाद की जो प्रोसेस है, इसमें एक बात यहाँ और इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जो प्रेगनेशन के साथ साथ इन लोगों में एक ऑर्गेनाइजिंग फैमिली में रूल्स डेवलप हो गए, तो ग्रुप में रूल डेवलप हुए थे। और ग्रुप के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया था कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि धर्म का विकास हो गया था, मगर ऑब्सेशन जनरेट किए गए थे सोसाइटी में, ग्रुप में, और वो लोगों को एजुकेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि अगर जैसे उन ग्रुप का जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता था, वो बाकी लोगों को कैसे कम्युनिकेट करे कि भाई क्या चीज़ छूनी है या क्या चीज़ नहीं छूनी है, इधर जाना है या किधर नहीं जाना है। तो वो जो सिग्नल्स थे उसके लिए शायद एक नॉर्म्स डेवलप किए गए थे, सिस्टम डेवलप किया गया था, जो शायद रिलीजन की बहुत प्रिमिटिव फॉर्म थी। रिलीजन डजंट मीन कि आज के धर्म की जैसी बात हो रही है। रिलीजन का मतलब यहाँ पर यह है कि एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो गया था। इसके बाद जो स्टेज आई, ये कहलाई होमो सैपियन फॉसिलिस। ये इसके आगे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, मगर ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जो होमो सैपियन फॉसिलिस जो थी, ये इसे क्रो-मैग्नॉन मैन भी कहा गया, और इसका जो लेटेस्ट फॉसिल, सबसे आखिरी फॉसिल मिलता है लगभग 35,000 साल पहले मिलता है, यानी 60,000 साल से लेकर 35,000 साल के बीच की ड्यूरेशन में शायद ये इस दुनिया में रहे हैं। और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, ये एक्चुअली एवरेज जो मैन निकाला गया वो 1650 सीसी के आसपास था, यानी कि ब्रेन काफ़ी बड़ा हो गया था और काफ़ी डेवलप्ड हो गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, ऑमनिवोरस हैबिट थी, बाकी सारी टेंडेंसीज यही वाली थी जो इनमें थी, बस वो थोड़ा सा ज़्यादा इवॉल्व फॉर्म में आ गए थे। इनमें एक डिफरेंस जो था बेसिक, इनकी हाइट ज़्यादा होती थी क्रो-मैग्नॉन की, और नेanderthal की हाइट कम होती थी। क्रो-मैग्नॉन जो थे ये लाइटर पिगमेंटेशन के थे, और नेanderthal जो थे डार्क पिगमेंटेशन के थे। तो आज की जो हम बात करें, जो रेसेस मिलती हैं पंजाब, बलूचिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, यानी जब वो जमाने की बातें होने समय तो दुनिया में कोई देश नहीं था, तो उस जमाने की बात में हम खाली कह सकते हैं एरिया की बात अगर करें तो प्रेजेंट जो पंजाब हरियाणा का इलाका है, वहाँ से लेके अफगानिस्तान पेशावर तक का जो इलाका है, उस पूरे एरिया में जो लोग पाए जाते हैं, आप देखें उनकी हाइट रिलेटिवली ज़्यादा होती है, थोड़ा टॉल टेक्सचर के होते हैं, और वो बिल्ड उनका थोड़ा हैवी होता है, तो उस तरह के लोग ये हुआ करते थे। ये जो है इसके बाद जो लास्ट स्टेज आई, दैट इज होमो सैपियन सैपियन। होमो सैपियन सैपियन के लिए मानते हैं कि इसका एवोल्यूशन तो 30,000 साल पहले लगभग शुरू हो गया था, इन दोनों के बाद लगभग इसका भी एवोल्यूशन शुरू हो गया था। पर ये जो था, जो मॉडर्न फॉर्म में जब आया है, जिसे हम आजकल मॉडर्न मैन कहते हैं, इसको दुनिया में आए हुए कुल 11,000 साल हुए हैं, तो वही चल रहा है अभी। 11,000 साल के ड्यूरेशन में बहुत सारी चेंजेस हुए, और वो सारे चेंजेस जो हैं मॉडर्न मैन में, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, स्पेशलाइज होते जा रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर्स, हमारी बॉडी। तो जो आज से हम 11,000 साल पहले के आदमी और आज के आदमी को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं मिलेंगे, मगर चेंजेस उनमें भी हुए हैं, क्योंकि एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं, एवोल्यूशन हमेशा होता रहता है, और वो 1-2 साल में पता नहीं चलता, वो 100-200 साल में भी नहीं पता लगेगा, वो हजारों साल की डिफरेंस के बाद पता चलता है। तो जो बहुत प्रिमिटिव जो होमो सैपियन फॉर्म मिली, उनको और आज के मैन को कन्वर्ट करें तो उनमें डिफरेंसेस मिलेंगे, जैसे बॉडी पे हेयर्स का नंबर घटता जा रहा है, फोर आर्म्स की लंबाई बढ़ती जा रही है, ब्रेन का साइज डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ जो है वो स्किल वर्क की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। लैंग्वेज में आर्टिकुलेशन जनरेट हुआ, सिलेबिक लैंग्वेज जनरेट हुई, सिलेबिक एंड आर्टिकुलर लैंग्वेज जनरेट हुई, यानी कि अब लोग जो बोलते हैं इनमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को मिला करके, एमलगमाइज करके हम वर्ड्स बनाते हैं। कोई भी शब्द बोलें, किसी भी लैंग्वेज का बोलें, वो लैंग्वेज का जो वर्ड बोला जाता है, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और वो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं उसकी वजह से लैंग्वेज डेवलप हुई, यानी लैंग्वेज की जनरेशन हुआ, सिलेबिक लैंग्वेज बनी, आर्टिकुलर अनसिलेबिक लैंग्वेज, यानी बहुत सारे वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके लैंग्वेज का फॉर्मेशन किया गया। साथ ही साथ इनमें अभी तक जो चीज़ नहीं हो रही थी वो पहली बार शुरू हुई। अभी तक ये लोग जो जंगल मिलता था वो खा लेते थे, उगाने की कोशिश नहीं करते थे। मॉडर्न मैन ने पहली बार शुरू किया एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, खेती बाड़ी शुरू करी। वो फसलों का समझ में आया उनको कि ये आम की फसल है, अमरूद की फसल है, ये खाया जाता है, नहीं खाया जाता, गेहूँ उगाना है, चावल उगाना है, ये फार्मिंग की कैपेबिलिटी लोगों में जनरेट हुई। साथ ही साथ इनमें रिचुअल्स जनरेट हुए, यानी कि संस्कार, अलग अलग तरीके के कल्चर डेवलप हुए, उन कल्चर्स में अलग अलग ट्रेडिशन जनरेट हुए, हर जगह पर कुछ अलग अलग नॉर्म्स जनरेट हुए, जो रिचुअल्स जनरेट हुए, जिनको रीति रिवाज हम कहते हैं, वो यहाँ पर जनरेट हुए। इसके अलावा इन लोगों ने एक काम और किया, इसके पहले केवल एक ही जानवर ऐसा था जो यहाँ केव लिवर्स के साथ रहना शुरू कर दिया था, वो था डॉग। डॉग जो था ये पाला नहीं गया था, बट डॉग आदमी के आसपास खाना मिल जाता था, उसको भी सेफ्टी देती थी, आदमी को भी सेफ्टी देती थी, तो आदमी के साथ रहना शुरू कर दिया था।
मगर यहाँ आते आते अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था, यानी अब ये समझ में आ गया था कि जानवरों को पालने के क्या फायदे होते हैं। तो अब जो है कुत्ते पालना शुरू कर दिए थे, गाय भैंसे पालना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था, फार्मिंग शुरू हो गई थी, और साथ में टेक्नोलॉजी और कल्चर और साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था। साइंस में जो कुछ भी होता है आज जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, कब कर पाते हैं। और जो प्रिमिटिव मैन रहा होगा, अगर आप मेटलर्जी की बात करें, हम लोग सपोज बेसिक तरीके से मेटलर्जी की बात करें, तो आज हम मेटल एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में वो साफ फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक है और ब्लास्ट फर्नेस टेक्निक है, ये टेक्निक है, वो टेक्निक है, और इस तरह से हम मेटल को आइसोलेट कर सकते हैं। प्रिमिटिव लोगों ने ये जो कुछ भी किया होगा वो एक्सीडेंटली हुआ होगा। शायद कभी किसी मट्टी के ढेर पर आग जला के बैठे रहे होंगे, और वो बाद में क्या हुआ होगा, जब आग बुझी होगी तो नीचे इनको कोई मेटल का टुकड़ा मिला होगा, तब इनको ये समझ में आया होगा कि शायद हीट की वजह से मेटल आइसोलेट हो गया। तो इस तरीके से मेटल का यूज इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो मेटल के साथ साथ जो साइंस का डेवलपमेंट, साइंस का मतलब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया। अब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा, शायद पहले पहिए नहीं बने थे, तो पहिए बनाने के लिए हुआ ये होगा कि कोई आदमी किसी कटे हुए डाल की पेड़ की डाल पे बैठा रहा होगा, लुढ़क गया होगा, तो इनको समझा गोल गोल घूम रहा, अच्छा लगा, आराम लगा कि आसानी से चीज़ों को ढकेला जा सकता है, उसके टुकड़े काटे और उनको यूज़ कर लिया एज अ। ऐसे ही शायद डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं वो एक्सीडेंटली इन्वेंट होती गई और उनको ये अपनी लाइफ स्टाइल में यूज़ करते गए, और तब जाके मॉडर्न मैन का डेवलपमेंट हुआ। तो मॉडर्न मैन जो है ये लगभग 11,000 साल पहले दुनिया में आया, आज है, पर इसमें लगातार चेंज हो रहे हैं। तो जाहिर है फ्यूचर में भी कुछ होगा, और उस फ्यूचर वाले मैन के लिए हमने कहा है ह्यूमन फ्यूचरिस्ट। और ये ह्यूमन फ्यूचरिस्ट जो है, होमो सैपियन फ्यूचरिस्ट जो है, ये वो एनिमल है जो कैसा होगा हम नहीं जानते, पर इमेजिनेटली हम लोग ये बात करते हैं कि इस एनिमल की बॉडी में, या जो फ्यूचर ह्यूमन है इसकी बॉडी में सर बड़ा होगा, हाथ बहुत बड़े होंगे, पैर छोटे होंगे, शायद एब्डोमेन शायद उतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि डाइट लगातार घटती जा रही है। तो फ्यूचर का मैन जो है, आप यूँ मान लीजिए कि एक खीरे या लौकी के ऊपर एक कद्दू रख दीजिए, उस तरीके को शायद फ्यूचर में ऐसा कुछ आगे बढ़े। मगर आज की कंडीशन में फ्यूचर का मैन कैसा होगा, वी कांट से एनीथिंग। हाँ, ये बात जरूर कर लेते हैं, यहाँ पर ये सवाल दिमाग में जरूर आएगा कि एक जो ब्रेन की कैपेसिटी थी निरंतर में 1400 थी, फिर 1650 बढ़ करके हुई, और फिर घट के फिर ये लगभग 1400 से लेकर 1500, यानी कि एवरेज साइज जो कैपेसिटी बची वो बची 1450 सीसी। तो ये 1450 सीसी जो कैपेसिटी बची, तो क्या ब्रेन हमारा छोटा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ब्रेन हमारा छोटा नहीं हुआ ये कि जो प्रिमिटिव ब्रेन था, इसमें जितना बड़ा हमारा ब्रेन बॉक्स होता था, उसी ब्रेन बॉक्स के अंदर ही ब्रेन फिट रहता था। बिल्कुल ये ब्रेन का 1650 हुआ तो सर का साइज बड़ा हो गया, तो संभालना मुश्किल होता था, उसको चलने में दिक्कत होती थी। ये लगा इतना बड़ा सर लेके चलने में दिक्कत होती है, तो किया ये कि ब्रेन के बॉक्स को थोड़ा सा छोटा किया, और छोटा करने के साथ क्या किया, ब्रेन बढ़ा दिया, और ब्रेन बढ़ा के उसको फोल्ड करके सलकाई एंड गायराई बना के अंदर यहाँ पर ब्रेन के अंदर रख दिया। तो ब्रेन काफी क्वांटिटी में है, पहले से बहुत ज्यादा है, मगर उसको फोल्ड करके अंदर रखा गया। यानी ये जो ब्रेन सिंपल अनफोल्डेड रखा हुआ था, उस ब्रेन को यहाँ फोल्ड करके रखने की वजह से टोटल ब्रेन की क्वांटिटी बढ़ गई, पर जो उसकी एरिया थी वो डिक्रीज कर गई, वॉल्यूम उसका डिक्रीज किया, वॉल्यूम हमने कम कर दिया, पर ब्रेन का टोटल जो अमाउंट था वो बढ़ा। और ये घटाया कैसे, फोल्ड करके, यानी किसी चीज को कहा करके, मोल्ड करके, और उसकी वजह से टोटल ज्यादा क्वांटिटी का ब्रेन हमने कंजे कर रखा। तो इसलिए मॉडर्न मैन जो है, इसका ब्रेन क्रैनियल कैपेसिटी कम जरूर हुई है, ब्रेन की कैपेसिटी कम जरूर हुई है, मगर ब्रेन कम नहीं हुआ है। ब्रेन जो है वो पहले जो फ्लैट फॉर्म में रखा हुआ था, अब उसको कन्वोल्यूटेड फॉर्म में मोड़ करके रखा गया। तो ये जो है, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी ब्रेन का जो इंटेलिजेंस है वो कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हुआ इस पूरी प्रोसेस के दौरान, वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। और साथ हो ये रहा है केवल ब्रेन के कन्वर्जन बढ़ते, जो फोल्ड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सलकाई गहराई, और साथ ही साथ अंदर की जो कैविटी है वो रिड्यूस होती जा रही है।